हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय रविंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, जिसमें हम संकुलन जो गुणांक है वहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। उससे आगे दो पॉइंट जो हम पिछली क्लास में नहीं डिस्कस कर पाए वो थे अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश और अभाज्य कोष्ठिका का आयतन। तो सबसे पहले हम अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिशों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अभाज्य कोष्ठिका का जो आयतन है वो कितना होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश निकालने के लिए हम यहाँ पे जो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है उसकी यूनिट सेल को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो अगर आपको प्रीवियस क्लासों का थोड़ा बहुत याद हो, जो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है उसकी एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस हिसाब से होता है। एक षटकोण होता है जिसको कुछ इस हिसाब से ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये जो प्रत्येक जो भुजा है ये सेम है, सभी की लेंथ ए है मान लेते हैं। और तो देखो जितने भी कॉर्नर हैं सबको सबसे पहले पॉइंट से हम डिनोट करते हैं क्योंकि एटम यहीं पे रखे हुए हैं ताकि जो डायग्राम जो ड्रॉ करने में थोड़ी आसानी रहे। डिनोट कर रहे हैं। अब देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे हम, और ये पीछे वाला जो पॉइंट है ना इसको इस पॉइंट से, और ये जो पीछे वाला पॉइंट है इसको इस पीछे वाले पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इसको इस पॉइंट से, और देखो ये जो पॉइंट है इसको इस पॉइंट से, और ये जो पॉइंट है ना इसको इस पॉइंट से। तीन जो एटम होते हैं इसके अंदर होते हैं। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब देखो एक एटम जो होता है ना, दोनों जो फेस होते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के उसके ऊपर होते हैं। तो देखो सबसे पहले इस हिसाब से कुछ हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर आपकी बनती है। तो देखो ये है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो देखो हमें क्या करना है, अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश। तो सबसे पहले इसको हम मूल बिंदु मानेंगे और यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो देखो बाहर की तरफ जो होगा ये एक्स एक्सिस होगा मान लेते हैं, और ये इधर वाई एक्सिस मान लेते हैं, और ऊपर की तरफ ये जेड एक्सिस मान लेते हैं। अब देखो अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश हम कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको बताया था कि जब भी हम अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश हम कैलकुलेट करते हैं तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो मान लेते हैं देखो इधर तो कोई एटम है ही नहीं तो हम इस डायरेक्शन में तो जा ही नहीं सकते। तो ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो मान लेते हैं इधर है, क्योंकि बाहर की तरफ ही आएगा, चाहे इसको आप मानो चाहे उसको आप मानो, दोनों में से एक को आपको मानना पड़ेगा। और देखो बी वेक्टर जो होगा वो वाई एक्स की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे आपको आसानी से मिल रही है वाई एक्स की डायरेक्शन में ये एटम। तो ये जो डायरेक्शन हो गई वाई बी वेक्टर हो गया। और सी वेक्टर देखो हाइट को हम यहाँ पे लेते हैं हमेशा। तो देखो यहाँ पे सी वेक्टर ये हो गए। अब देखो यहाँ पे ए वेक्टर जो है ना एक्स एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक्स वाई तल में है, और न तो ये एक्स अक्ष की डायरेक्शन में है न ये वाई अक्ष की डायरेक्शन में है, लेकिन ये कौन से तल में है, एक्स वाई तल में है। तो इसमें देखो एक्स अक्ष का कंपोनेंट और वाई अक्ष का कंपोनेंट दोनों यहाँ पे मिक्स होंगे। तो देखो अगर इस डायरेक्शन में होता तो हम कह देते हैं ए वेक्टर आई कैप, लेकिन ये इस डायरेक्शन में नहीं है, इसीलिए देखो यहाँ पे हमें सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लगाना पड़ेगा। तो इसको ओ बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। अब आपने पढ़ा होगा सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करें
तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में किसको व्यक्त करेगी? परिणामी सदिश को। तो इस हिसाब से हम कैसे लिख सकते हैं, सॉरी ओबी वेक्टर को, हमें ओबी वेक्टर ही तो चाहिए, ओबी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो ए वेक्टर यही हमें कैलकुलेट करना है और इसको हम क्या कह सकते हैं? ओबी वेक्टर। तो ओबी वेक्टर बराबर क्या होगा? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। अब देखो हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी ये डिस्टेंस कैलकुलेट की थी। देखो ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये जो भुजा है, ये जैसे इस भुजा की लेंथ हमने आपको बताया था ए थी, मतलब नियरेस्ट नेबर हम डिस्टेंस जो हमेशा ए ही है, निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी। तो ये जो भुजा है ये कितनी हो जाएगी? ए कोस 30 डिग्री, ऐसा हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। तो ओ ए वेक्टर की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी? ए कोस 30 डिग्री, और एक्स अक्ष के डायरेक्शन में तो आई कैप। और ये देखो ये पूरी जो भुजा है ये ए है, तो आधी जो a/2 ये हो जाएगी, a/2 ये हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले इसको लिखेंगे, ओ बी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं? ओ ए वेक्टर की वैल्यू है ए कोस 30 डिग्री, किस डायरेक्शन में? आई कैप। और ए बी वेक्टर की देखो वैल्यू, देखो ए बी जो वेक्टर है, देखो वाई एक्स इधर है और ये वाई एक्स की विपरीत दिशा में इसकी डायरेक्शन है, तो a/2, अब इसको माइनस जे कैप। तो देखो ओ बी वेक्टर बराबर क्या है? देखो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? ए कोस 30 डिग्री, ए कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 आई कैप, और माइनस a/2 जे कैप। अब देखो यहाँ से a/2 को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो ए वेक्टर की जो वैल्यू हो जाएगी a/2, यहाँ से हमने कॉमन लिया तो √3 आई कैप माइनस जे कैप। तो ये तो अभाज्य कोष्ठिका का एक मूलभूत सदिश आ गया, ए वेक्टर की वैल्यू आ गई। सिमिलरली देखो बी वेक्टर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखो बी वेक्टर, देखो सबसे पहले यहाँ पे दो निकटतम परमाणु के बीच की दूरी क्या है? ए है, और इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर आएगा? जे कैप आएगा, तो ए जे कैप। और सी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी वेक्टर देखो हाइट का कंपोनेंट है, तो हमने आपको बताया था कि यूनिट सेल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? सी है, तो सी के कैप। तो ये तो आपको अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश मिल गए, अभाज्य कोष्ठिका। तो देखो ये तो हमें अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश मिल गए, जिसमें ए वेक्टर की वैल्यू ये हो गई, बी वेक्टर की वैल्यू ये हो गई, और सी वेक्टर की वैल्यू ये हो गई। तो देखो यहाँ पे हमने अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश हैं उनको तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से हम अभाज्य कोष्ठिका का जो आयतन है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो अभाज्य कोष्ठिका का आयतन हम कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है अभाज्य कोष्ठिका का आयतन। अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, वॉल्यूम ऑफ ए प्रिमिटिव सेल। तो देखो जब आपको वेक्टर फॉर्म में भुजाएं दी हो तो किस हिसाब से हम अभाज्य कोष्ठिका के आयतन को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो वेक्टर में आपने आयतन का ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो v की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? a/2 √3 आई कैप, √3 आई कैप माइनस जे कैप, डॉट बी वेक्टर की वैल्यू है ए जे कैप क्रॉस सी के कैप। अब देखो यहाँ से हम कैसे आयतन को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो वॉल्यूम जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? a/2 ऐसे कैसे? अब देखो a और c को भी आप आगे ले लो, तो a² c हो जाएगा। a और c को आप आगे लोगे क्योंकि तो स्केलर क्वांटिटी है, और यहाँ पे देखो √3 आई कैप माइनस जे कैप। अब देखो a और c को तो आपने आगे ले लिया, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, जे कैप क्रॉस के कैप,
तो वो क्या होता है आई कैप। अब देखो आई कैप को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप तो 1 होता है, लेकिन आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है, या जे कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर बाई 2 इंटू सी, तो √3 आई कैप डॉट आई कैप 1 और ये बाकी 0, कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर बाई 2 √3 भी ले लेते हैं। और सी की वैल्यू देखो हमने लास्ट क्लास में एक का कोष्टिका की ऊंचाई को हमने आप फाइंड आउट किया था 8/3 √8/3 a। तो देखो √3 से तो √3 कैंसिल हो जाएगा, और देखो v की जो वैल्यू है a³ हो जाएगा, और यहाँ से 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 a³। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य कोष्टिका का आयतन हो जाएगा, किसके लिए, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के लिए। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखो ये टॉपिक छूट चुके थे इसलिए हमने आपको डिस्कस किया था, जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें नए सिरे से हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।